तो सभी का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2 मिनट, इसके बाद अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके। अच्छा ये यस सर। बताओ आप लोग, जो आपको वीडियो लेक्चर की आपको जो लिंक प्रोवाइड की जा रही है, आप देख रहे हैं सभी लोग? क्यों देख रहे हो कि नहीं देख रहे हैं, ये बताओ। हाँ नहीं में आप जवाब यस दीजिए। सर। देख रहे हो? यस सर। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट 2 दिनों से, वो ट्रांसड्यूसर चल रहा है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस। ठीक है, तो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बेटा, ये आपको वीडियो लेक्चर में भी आपने इसको देखा होगा। मैं यहाँ फिर से एक बार इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान देंगे। ये आपका कंटेंट है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे देखेंगे ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। तो जैसे कि आपको विजुअल हो रहा है ना, तो यहाँ पर बताया गया द ट्रांसड्यूसर इज डिफाइंड इज द डिवाइस विच कन्वर्ट द, एक मिनट है ना, यहाँ पर थोड़ा सा विजुअल नहीं हो रहा है। हाँ, विच कन्वर्ट द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका फंक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी हो ना, मैकेनिकल एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी का फॉर्म हो उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, ये डिवाइस, इसके लिए आपको अलग अलग आपको स्क्रीन पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। डिफरेंट टाइप के आपके ट्रांसड्यूसर्स हैं, उनमें से कुछ ट्रांसड्यूसर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, थर्मोकपल रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर RTD, थर्मिस्टर, रजिस्टिव पोजीशन ट्रांसड्यूसर, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर और स्ट्रेन गेज। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्ट्रेन गेज को भी पढ़ेंगे कि क्या होता है स्ट्रेन गेज। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है। कोई भी हमारा जो ट्रांसड्यूसर होता है, इसका मेन फंक्शन होता है किसी जो भी एनर्जी होती है उसको किसी दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जो एनर्जी है वो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, मैकेनिकल क्वांटिटी हो सकती है या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जैसा कि आपको जो डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर दिखाया गया है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एक ऐसा ट्रांसड्यूसर होता है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई मैकेनिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ट्रांसड्यूसर होता है, जो ये डिवाइस है, इसमें हम इनपुट सिग्नल किस प्रकार का दे रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी दे रहे हैं। ठीक है, हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। तो जब हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिलेगी, तो इस कंडीशन में हम इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर को इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के नाम से जानेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको एक अलग टर्म्स दिखाई दे रहा है, एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन आपको दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सोर्स होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है जो ट्रांसड्यूसर को ऑपरेट करने के लिए, ट्रांसड्यूसर को ट्रांसडक्शन करने के लिए, ट्रांसडक्शन प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर एक्साइटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको आई थिंक जो ब्लॉक डायग्राम है ये क्लियर होगा। ओके, देख पा रहे हैं? ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद में आपको देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की
डेफिनेशन है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर इज वन विच कन्वर्ट द नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी या मैकेनिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से मतलब है कोई भी एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, उसको हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ओके, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, बल, विस्थापन और स्ट्रेस प्रतिबल और टेम्परेचर मतलब तापमान। तो इन जो क्वांटिटी दी हुई है यहाँ पर आपको नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इन्हीं को हमारा ये ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है ये इसमें कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। इट मींस करंट के फॉर्म में या फिर वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने का यहाँ पर काम करता है, ठीक है। क्लियर सभी को। इसके बाद में देखेंगे ठीक है, ये बेटा अभी, हाँ, ये आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है, ठीक है। रिजिडनेस, ठीक है, कि ये किस किस कंडीशन में किस प्रकार से ये किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मतलब वियर करने के लिए कितना कैपेबल होता है, ठीक है। तो इसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर दिखाई गई है। फिर इसके बाद लिनियरिटी, ठीक है, रिपीटेबिलिटी, फिर कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंटेशन, हाई स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी एंड गुड डायनेमिक रिस्पॉन्स। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, इसके जो अभिलक्षण होते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ट्रांसड्यूसर के प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं, किस प्रकार से फंक्शन कर सकता है, किस प्रकार से ये क्वांटिटी को चेंज कर सकता है और हम कितना लोड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कितना फिजिकल क्वांटिटी को आप इनपुट में दे सकते हैं या कितना आप यहाँ से आउटपुट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी चीजों को बताने के लिए, इनका पता करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स से पता कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को। इसके बाद में देखेंगे बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो बेसिकली यदि हम देखें तो जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक होता है सेंसिंग एलिमेंट और दूसरा होता है ट्रांसडक्शन एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का ट्रांसड्यूसर है इसमें दो प्रकार के दो पार्ट्स होते हैं, सेंसिंग एलिमेंट होता है और एक दूसरा होता है ट्रांसडक्शन एलिमेंट, ठीक है। तो सेंसिंग एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं, वो पार्ट्स होता है ट्रांसड्यूसर का जो किसी भी इलेक्ट्रिकल किसी भी क्वांटिटी को, है ना, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टेम्परेचर, स्ट्रेस, ठीक है, तो उसको सेंस करने का काम करता है, ओके। फिर इसके बाद में ट्रांसडक्शन एलिमेंट होते हैं जिनका ये एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो सेंस की गई जो भी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, उन पे ये उनको किसी भी दूसरी एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन एलिमेंट में प्रोसेस होती है जहां पर कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। इसी ट्रांसडक्शन एलिमेंट से ही हमारा एक्साइटेशन जुड़ा होता है। आप उसको एक्साइटेशन को भी आप ट्रांसडक्शन एलिमेंट के अंतर्गत इसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे, अच्छा इसमें इतना ही था, है ना। इसके बाद में मैं दूसरी फिर से स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ, है ना, दूसरी स्लाइड के साथ कंटिन्यू आप बने रहेंगे। सिर्फ 14 स्टूडेंट ही यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं ना, तुम लोग पता नहीं बाकी लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते रहते हैं, कुछ नहीं पता, और उनको भी नहीं पता होगा कि वो क्या करते रहते हैं। एनीवे मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना। अच्छा समझ में आ रहा कि नहीं, क्यों बताइए भाई।
यस सर। आ ओके रहा है, ठीक है, मैं पूछूंगा भी। नो सर। अच्छा नो सर, पूछने की बारी आई तो जी नो सर। नो सर, मैं बोलने वाला था, मैं म्यूट के ऑप्शन पे जा रहा था, अनम्यूट अनम्यूट से क्या म्यूट समझ हो रहा नहीं था। आया? हाँ चलो ठीक है, ठीक है, तुमको समझ नहीं आया, क्या नहीं आया ये बता दो मुझे। सर एक मिनट। हम्म, हाँ, बोलो। चले गए 5 मैं मेरे मैं तुम्हारे साथ ही बना हूँ, है ना, मैं तुम्हारी चीज़ों को सुन रहा हूँ, आप प्रॉब्लम बताएं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, एक मिनट थोड़ा सा ना वेट करो। classification of the basic transaction of the Fourier as primary and secondary. और जो मैं अभी तुमको डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसका वीडियो लेक्चर भी पढ़ा है, आप लोगों ने देखा नहीं है ना, कुछ भी नहीं देख रहे हो। चलो हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से ट्रांसड्यूसर दिखाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन फॉर्म यूज्ड, ठीक है। जो ट्रांसडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको क्लासिफाई किया गया है। फिर एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स, फिर थर्ड है एज अ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एज एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, एज ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ये इतने प्रकार से आपको क्लासिफाई किया गया है, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन फॉर्म यूज्ड, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार से इनको क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, वोल्टेज एंड करंट जनरेशन ट्रांसड्यूसर, ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पर ट्रांसड्यूसर दिखाए गए हैं, ठीक है। जैसे रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर की बात की जाए तो आप स्ट्रेन गेज को भी आप रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत ले सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेन गेज, फिर थर्मिस्टर, तो आप इनको रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं। फिर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, तो इनको भी जैसे कि जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है ये एलवीडीटी, आरवीडीटी इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे थर्मोकपल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर इसके बाद में आपको वोल्टेज एंड करंट जनरेशन ट्रांसड्यूसर, जैसे कि फोटोवोल्टेइक सेल होता है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है, तो ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पर इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखोगे जो आपका सेकेंड टाइप है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होते हैं वे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करके, ठीक है, अनदर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है।
किसी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस किए हैं, ठीक है, उसका अनुभव किए हैं और उसी फिजिकल क्वांटिटी को अनदर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो ट्रांसड्यूसर होते हैं इसको हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे, हाँ, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये बर्डन ट्यूब, इसको अपन बर्डन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बर्डन ट्यूब है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है एक सेंसर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, मतलब ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस कर रहा है। प्रेशर हमने यहाँ पर अप्लाई किया, प्रेशर को अप्लाई किया, इसने प्रेशर को सेंस किया और उस प्रेशर को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, प्रेशर मैकेनिकल क्वांटिटी थी, दूसरी मैकेनिकल क्वांटिटी में या फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट में इसने यहाँ पर हमको चेंज कर देता है। जैसे यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मूवमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा और इस डिस्प्लेसमेंट को कौन सेंस करता है, यहाँ पर सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है इसको अपन एलवीडीटी बोलते हैं, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो जो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर होता है इसका फंक्शन क्या होता है यहाँ पर कि जो भी मैकेनिकल क्वांटिटी है इसको सेंस करके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने मैकेनिकल क्वांटिटी को सेंस किया है और हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी होती है, यहाँ पर आप देखेंगे इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में हम इसके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर जो है इसको हम लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। क्लियर है, इसको आप ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर एलवीडीटी लगाया गया है जो कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है, वो ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। इसलिए हम इसको एलवीडीटी को लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर या फिर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। ओके, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है जो कि आपको यहाँ पर देख रहे हो। दोनों को देखो, यहाँ पर ये इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं और आउटपुट सिग्नल के लिए, आउटपुट वोल्टेज को मेजरमेंट के लिए उसके क्रॉस में हम आउटपुट वोल्टेज लगा देते हैं। और यहाँ पर उसी जो भी हमने देखो यहाँ से हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्राइमरी जो हमारा ट्रांसड्यूसर था उसने उस प्रेशर को सेंस किया, प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बर्डन ट्यूब जो कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है यहाँ पर, और इस बर्डन ट्यूब के द्वारा सेंस किया गया प्रेशर किसमें कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल क्वांटिटी में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इस डिस्प्लेसमेंट को सेंस क्या कौन कर रहा है, जो आपका ट्रांसफार्मर की ये कोर है। ठीक है, कोर मूव करती है, जैसे ये कोई भी एक्शन ये करेगा, ठीक है, बर्डन ट्यूब, तो यहाँ पर इसके कोर में वेरिएशन होगा। ठीक है, कोर या तो वाइंडिंग के साथ में ज्यादा कांटेक्ट बनाएगा या फिर वाइंडिंग के साथ में कम कांटेक्ट बनाएगा। तो जब इस प्रकार से कांटेक्ट कम या ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण आउटपुट में वोल्टेज के मान में भी परिवर्तन होगा और इस प्रकार से हम प्रेशर अप्लाई किए, प्रेशर को सेंस किया बर्डन ट्यूब और इसको मैकेनिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, फिर इलेक्ट्रिकल में हमको सिग्नल प्राप्त हुए और उस सिग्नल को हम मेजर कर लेते हैं। तो एक्चुअल में जो ट्रांसड्यूसर होता है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि देखो कोई भी फिजिकल के लिए हम ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करते हैं और फिर उसको हम दूर बैठे बैठे हम सिग्नल्स के माध्यम से उसको मेजर करते रहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल को कहीं पर भी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कहीं पर भी ट्रांसमिट करना काफी इजी होता है। ठीक है, काफी इजी है। आप एक केबल के माध्यम से, एक कंडक्टर के माध्यम से आप मीलों दूर तक उस सिग्नल को ले जा सकते हो और उस सिग्नल को वहां पर आप मेजर करके वहां पर रीडिंग प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी, हमारे पास मैकेनिकल क्वांटिटी थी, जिसका हमने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया और फिर उसका मेजरमेंट किया यहाँ पर। ठीक है, हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करना बहुत आसान है, ठीक है, रिलायबल है। ओके, तो यहाँ पर बर्डन ट्यूब प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है और एलवीडीटी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है, सभी को क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद देखोगे पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पैसिव ट्रांसड्यूसर की बात करेंगे। ठीक है, ये सारे टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, ये जो आपने एलवीडीटी और भी विभिन्न प्रकार के ट्रांसड्यूसर देखा वो सब इन्हीं से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या डेफिनेशन है, इफ ट्रांसड्यूसर डिराइव द पावर रिक्वायर्स फॉर ट्रांसडक्शन फ्रॉम एन पावर सोर्स देन दिस काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर आर नोन एज पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसड्यूसर जो ट्रांसडक्शन प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी बाहरी सोर्स के द्वारा सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, किसी एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम पैसिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, या इनको हम एक्सटर्नली पावर्ड ट्रांसड्यूसर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके प्रोसेस के लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट नहीं करते हैं खुद के उपयोग के लिए। ठीक है, किसी बाहरी सोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं इनके कंडक्शन के लिए। ठीक है, इसलिए अपन इनको पैसिव ट्रांसड्यूसर के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ दिखाए गए हैं, जैसे कि एलवीडीटी जो आपने थोड़ी देर पहले देखा है, ये भी पैसिव ट्रांसड्यूसर है। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से सप्लाई देना होता है। क्लियर है? इसके बाद में आप देखेंगे आरबीडीटी, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, ये भी एक प्रकार का पैसिव ट्रांसड्यूसर है। ओके, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। व्हेन देयर इज नो नीड फॉर एनी सोर्स देन दीज टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर आर एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, जिसमें किसी भी ट्रांसडक्शन प्रोसेस के लिए किसी भी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर में ये खुद ही करंट या वोल्टेज को जनरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी करंट या वोल्टेज को खुद जनरेट करते हैं और उसका उपयोग करके ये जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके मेजर करते हैं। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, थर्मोकपल एंड पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो जो थर्मोकपल है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, ये खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, करंट वोल्टेज को खुद प्रोड्यूस करते हैं और उसका उपयोग करके ही ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, थर्मोकपल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम अपन डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, इसको भी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, थर्मोकपल भी और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। फिर इसके बाद में इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो इनवर्स ट्रांसड्यूसर से पहले मैं आपको बता दूं, ट्रांसड्यूसर या इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एक्चुअल में जो यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है, तो दो प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक तो ट्रांसड्यूसर, एज ट्रांसड्यूसर, और दूसरा इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो एज ट्रांसड्यूसर एज अ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल किए जाते हैं, या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जिनका मेनली फंक्शन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी मैकेनिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का जस्ट अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट अ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, जबकि जो ट्रांसड्यूसर होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होता है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है, लेकिन ये उसका अपोजिट काम करता है, इसलिए हम इसको इनवर्स ट्रांसड्यूसर के नाम से जानते हैं। ठीक है,
इसके बाद आप देखेंगे इसका जो एग्जाम्पल है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, एनालॉग एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारे टाइप के जो ट्रांसड्यूसर्स हैं ये इनवर्स ट्रांसड्यूसर होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है कि इसमें क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको दो प्लेट्स के बीच में रखते हैं। ज्यादा शोर तो नहीं हो रहा? ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं कि अपन दो प्लेट लिए, दो प्लेट के बीच में हम क्रिस्टल को रखते हैं और फिर इसमें क्या करते हैं कि दोनों प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट के माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे प्रोवाइड करते हैं तो क्रिस्टल में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल में चेंज हुआ, वाइब्रेशन में चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। फिर उसी के जैसे एनालॉग एमीटर, जो आपका एमीटर्स होते हैं, एनालॉग एमीटर, एनालॉग एमीटर ऐसे मीटर होते हैं जिनमें किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि पॉइंटर के माध्यम से हम स्केल पर रीडिंग को प्राप्त करते हैं। इट मींस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन पैदा होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, जिससे हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है और रीडिंग देता है। तो पॉइंटर में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण हुई है, और जो पॉइंटर में एनर्जी क्रिएट हो रही है वो कौन सी है? वो मैकेनिकल एनर्जी है। एनर्जी दिया, हमने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अप्लाई किया और हमने पॉइंटर के माध्यम से आउटपुट में पॉइंटर्स में मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एनालॉग एमीटर होता है वो भी एक इनवर्स ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मैकेनिकल क्वांटिटी में चेंज कर रहा है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कन्वर्ट इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ओके, फिर इसके बाद में हम देखेंगे वोल्ट मीटर या एनालॉग वोल्ट मीटर। सेम इसकी भी प्रोसेस है, इसका भी वही फंक्शन है। ठीक है, वोल्ट मीटर है, इसमें पॉइंटर होता है, पॉइंटर का मेन फंक्शन यही होता है कि पॉइंटर डिफ्लेक्ट होकर स्केल पर रीडिंग देता है और उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्लासिफाई किया गया था, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में शायद आप देखा होगा क्लासिफिकेशन में हमने देखा था डिजिटल ट्रांसड्यूसर और एनालॉग ट्रांसड्यूसर। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर मैंने बता दिया कि ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनके आउटपुट में हम कोई भी इनपुट, कुछ भी हो सकता है, मतलब हमने कोई भी मैकेनिकल क्वांटिटी या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमने इनपुट में दिया ट्रांसड्यूसर के, और आउटपुट में हमको एनालॉग के फॉर्म में आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, एनालॉग के फॉर्म में, मतलब आपने एमीटर वोल्ट मीटर देखा होगा, जो पॉइंटर वाले एमीटर या वोल्ट मीटर होते हैं, इनका मेन वही फंक्शन होता है। जो पॉइंटर होते हैं जिनमें पॉइंटर लगा होता है, इनका मेन फंक्शन क्या है? ये स्केल पर रीडिंग देते हैं। डिफ्लेक्शन पैदा हुआ इसके आपके पॉइंटर में और ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ और स्केल पर आप रीडिंग को देखते हैं या स्केल पर आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो जहां पर जिन मीटर में या जिन ट्रांसड्यूसर्स में पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है तो अपन उसको एनालॉग ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। ठीक है, और डिजिटल ट्रांसड्यूसर ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनमें किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को अप्लाई करते हैं तो हमको ये डिजिट के फॉर्म में आउटपुट देते हैं। इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर डिजिटल ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। ठीक है, और यदि आप एग्जांपल इसका जानना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसका स्लाइड शायद बीच में मिस हो गई है, तो मैं ऐसे आपको वर्बली यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या है और आपका एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या है। ठीक है, आप ढूंढना मत कि ये सर कहाँ से पढ़ रहे हैं या कहाँ बता रहे हैं, हमको तो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि शायद इसकी स्लाइड एक बीच में मिस हो गई है। ठीक है, हाँ, तो जो आपको यदि हम एनालॉग की बात करें तो एनालॉग के लिए आप एनालॉग वोल्ट मीटर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एनालॉग एमीटर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के लिए आप अपनी बाइक का स्पीडोमीटर ले सकते हैं। ठीक है, जो अभी जो न्यू बाइक्स आ रही हैं, न्यू बाइक में आप देखा होगा डिजिट के फॉर्म में हमको उसकी स्पीड बताता है, उसका किलोमीटर बताता है, तो आप उसको स्पीडोमीटर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वो डिजिटल मीटर है। आप मल्टीमीटर ले सकते हैं। मल्टीमीटर में आप देखा होगा जब हम रीडिंग को मेजर करते हैं, वोल्टेज, करंट, पावर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिजिट के फॉर्म में हमको आउटपुट में मिलता है, तो उसको हम डिजिटल ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। ओके, तो आई थिंक इतनी चीजें क्लियर होंगी सभी को। क्लियर है भाई? चलो बताओ, किसी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं।
बताओ फटाफट, नहीं मैं फिर तीसरी स्लाइड आपको शेयर करता हूँ। और उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे शायद, तो आप वीडियो लेक्चर को भी प्रीफर कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। बताओ कुछ है, कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद में हम जो मैं भी स्लाइड आपको शेयर करूंगा, तो उसमें हम स्ट्रेन गेज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रेन गेज भी एक प्रकार का हमारा ट्रांसड्यूसर होता है, और जो हमने अभी तक हमने क्लासीफाई किया ट्रांसड्यूसर को, हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से स्ट्रेन गेज का फंक्शन होता है, स्ट्रेन गेज का क्या काम है, किस प्रकार से क्वांटिटी को मेजर करता है, सेंस करता है, कन्वर्ट करता है, इन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो किस प्रकार से फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी सिंगल स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, चलो ठीक है भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। तो
ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें, बताओ जल्दी। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट करो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में। अरे स्लाइड कहाँ चली गई। बस ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, इसको आप देखिए, है ना, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 मिनट में।
हाँ तो देखो इसको देखिए आप, स्ट्रेन गेज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अरे तुम लोग यस नो तो कुछ बोलो यार, मुझे लगता है कि सुन रहे हो कि नहीं। यस सर, सुन रहे। हाँ तो बता दिया करो कि सुन रहे हो। नहीं मैं, मुझे लगता है कि मैं अकेला बस बीच बीच में यस नो बोल दिया करो जब पूछो, तो कम से कम लगना चाहिए कि आप मोबाइल के पास में ही बैठे हैं, ऐसा नहीं कि मोबाइल छोड़ के कहीं चले गए हैं, घूम के आ रहे हैं बढ़िया सर, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा हुआ कि कहीं घूम रहे हो, मैं इधर ज्ञान दे रहा हूँ, पता नहीं किसको दे रहा हूँ। एनीवे देखो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेन गेज, ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर का ही प्रकार है। बेटा अमित क्या बोलना चाह रहे हो तुम? कुछ कोशिश कर रहे हो लिखने की? सर वो गलती से हो गया सर। लिख ही दें यदि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो। हाँ तो स्ट्रेन गेज आप देखेंगे, स्ट्रेन गेज एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर ही होता है, जो हमने अभी पढ़ा ना, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, तो ये भी एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो स्ट्रेन शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, हम उस कंडक्टर को खींचे, ठीक, कोई भी मेटल का कंडक्टर है, हमने उसको स्ट्रेच किया, ठीक है, खींचा, तो उसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन करने पर, स्ट्रेन किया किसी को, ठीक है, किसी कंडक्टर को, जैसे आप मान लीजिए रबर खींचते हो ना, तो उसके डायमेंशन में परिवर्तन हो जाता है, खींचते हो तो लेंथ बढ़ जाती है और जो उसका डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार से हम किसी कंडक्टर को खींचते हैं जब, तो उसके डायमेंशन में परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसके कारण रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन होता है। तो हमने क्या किया बेसिकली, इसमें स्ट्रेन करने पर चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है। तो स्ट्रेन गेज भी इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो इसका प्रिंसिपल होता है वो कुछ इसी प्रकार से होता है, ठीक है। जब किसी भी मेटल का कंडक्टर है उसको हम कॉम्प्रेस करें या उसको हम खींचकर उसका एक्सपांशन करें, ठीक है, उसका प्रसार करें, तो उसकी लंबाई, उसके डायमीटर, लेंथ डायमीटर में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन होता है। और उस रेजिस्टेंस को मेजर करके हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, मतलब क्या है रेजिस्टेंस जो है, तो रेजिस्टेंस ये बताता है कि उसकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रेन था, स्ट्रेन मतलब आपने खींचा, मतलब मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया, मैकेनिकल सिग्नल आपने दिया, तो स्ट्रेन हुआ, कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज हुई, कंडक्टर का डायमीटर कम हुआ, जिससे रेजिस्टेंस के मान में भी परिवर्तन हुआ। और रेजिस्टेंस एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, हम इस रेजिस्टेंस को मेजर करके बता किसी कंडक्टर पर स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, मतलब किसी इकाई क्षेत्रफल के कंडक्टर पर आपने एफ फोर्स अप्लाई किया, तो उसमें जो भी विकृति हो रही है उसको हम यहाँ पर स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के टर्म्स में, इसकी बात करेंगे। तो देखो क्या होता है, आपने पढ़ा है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो यहां से हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आप कंडक्टर का लेंथ में परिवर्तन करोगे या डायमीटर मतलब एरिया में परिवर्तन करोगे, तो उसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन
रेजिस्टेंस जो हमारा यहाँ पर लेंथ है और जो एरिया है उसमें परिवर्तन करने पर रेजिस्टेंस तो चेंज होता है, लेकिन एक फैक्टर और होता है जिसके कारण ये सब अप्लाई करने पर उस फैक्टर में भी परिवर्तन होता है, जिससे हमारा रेजिस्टेंस परिवर्तित होता है। वो होता है यहाँ पर रेजिस्टिविटी, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये सर्कल में आपको दिखाया गया है। ठीक है, सर्कल में देखेंगे रेजिस्टिविटी, तो इसमें भी परिवर्तन होता है और इसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट कहते हैं। पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के कारण ऐसा होता है कि उसके रेजिस्टिविटी में भी परिवर्तन होता है, जबकि आपने देखा होगा कि रेजिस्टिविटी में परिवर्तन नहीं होता लेंथ परिवर्तन के कारण या एरिया परिवर्तन के कारण, लेकिन इसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट होता है, जिसके कारण इसके जो रेजिस्टिविटी होती है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी में परिवर्तन पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने दोनों साइड फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेन कर रहे हैं। ये जो आपका यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो जस्ट जो भी आपका डायमीटर होता है उसके हॉरिजॉन्टल इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से ये एक्सपांड कर जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन में इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। फोर्स की डायरेक्शन में इसके शेप में परिवर्तन हो रहा है। तो जब फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ पर परिवर्तन होता है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो दिखाया गया है ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, कोई भी जैसे आप रबर खींच रहे हो तो आप देखोगे कि जैसे खींचते तो उसकी साइज बढ़ जाता है और उसका डायमीटर कम हो जाता है। देखो इसकी लेंथ यहाँ पर बढ़ गई और इसका डायमीटर इतना था, अब डायमीटर यहाँ पर कम हो गया है। ठीक है, लेंथ बढ़ गई और यहाँ पर डायमीटर कम हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखोगे थ्योरी ऑफ स्ट्रेन गेज। मान लो यहाँ पर हमने लेंथ को इंक्रीज किया, तो जब लेंथ हम इंक्रीज करेंगे तो आपका एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन लेंथ तो चेंज इन एरिया, यदि आप लेंथ में परिवर्तन करोगे तो एरिया में भी परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पर आप लेंथ देखोगे, आप पॉजिटिव कर रहे हो, आप लेंथ को पॉजिटिव ले सकते हो क्योंकि हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं। नेगेटिव क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, तो आप उसको नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, तो देखो ये इतना था, इसको आपने बढ़ाया तो इतना लंबा हो गया, इसका लेंथ बढ़ गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका इसका डायमीटर कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ध्यान दोगे वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई भी आपके पास कोई चीज रखी है, मतलब जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, स्ट्रेन कर सकते हो, आप उस पर देख भी सकते हैं, कभी भी वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होगा। जितना उसका स्टार्टिंग में वॉल्यूम था, उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम था वो लास्ट में भी उसका वही वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, चेंज इन ओनली डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन में चेंज हो सकता है, मतलब एरिया परिवर्तित हो सकता है या लेंथ परिवर्तित हो सकता है, दोनों परिवर्तित होंगे। यदि एक को आप परिवर्तित करोगे दोनों परिवर्तित होंगे। यहाँ पर आपने लेंथ को इंक्रीज किया, एरिया आप डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस यदि आप यहाँ पर इसको इंक्रीज कर रहे हो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक इफेक्ट होता है पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, जिसके कारण आपका रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है लेंथ में, यदि लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जब आप फोर्स की डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा होगा, ठीक है, जो फोर्स की डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। जो आपका फोर्स के परपेंडिकुलर जो चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे फोर्स के परपेंडिकुलर जो चेंज हो रहा है, देखो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन। जब फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के एक्सिस में चेंज होता है तो उसको आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलोगे। जो आपका फोर्स के परपेंडिकुलर होता है उसको आप लेटरल स्ट्रेन बोलोगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, यहाँ लेंथ इंक्रीज हो रही है तो चेंज इन डायमेंशन, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फिर इसके बाद में लेटरल स्ट्रेन की बात करेंगे, तो लेटरल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया। ठीक है, डायमेंशन यहाँ पर एरिया लिया गया है, एरिया के टर्म्स में बोला गया है, और यहाँ पर आपका लेंथ के टर्म्स में बोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रेन का आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्लियर है इतना?
यस सर। आई थिंक आज मीटिंग 40 मिनट में क्लोज नहीं हो रही यस सर। है ना, 40 मिनट से ज्यादा हो गया ना। यस सर। सर। यस सर। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। अभी यस सर। यदि ठीक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा, नहीं 40 मिनट की जनरली क्लास होती थी। और आई थिंक मैंने सेम आईडी से ही शायद मैंने लॉगिन किया ना, आपको वही फोटो दिख रही होगी जो हमेशा दिखती है। यस यस सर। यस सर। ठीक है सर तो कुछ कंटिन्यू सर अपन कुछ करते हैं। अपडेट हुआ कोई इसलिए। दिक्कत नहीं, अपनी अच्छी बात है, नहीं अपने को भी उसके लिए भी फालतू में फिर से वही करना पड़ता है प्रोसेस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो Yes. जो इसका प्रिंसिपल मैंने आपको बताया हूँ कि प्रिंसिपल हम जब भी किसी कंडक्टर के चालक में कोई भी स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में या तो संकुचन होता है या एक्सपांसन होता है, जिसके कारण उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, उसके डायमीटर में परिवर्तन होता है और उससे प्रतिरोध में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के कारण उसका रेजिस्टिविटी में भी परिवर्तन होता है। तो इसका प्रिंसिपल होता है और इसी प्रिंसिपल पे ही ये वर्क करता है। इसके रेजिस्टेंस को आप चेंज करके आप उसको रेजिस्टेंस को मेजर करके आप बता सकते हो कि कितना इसमें स्ट्रेन अप्लाई हुआ था, एक्सपांसन हुआ था या कंप्रेशन हुआ था, उस चीज का हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, एरिया हो सकता है या लेंथ हो सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना? यस क्या सर। आप यहाँ पर देखोगे थ्योरी ऑफ स्ट्रेन गेज, अच्छा वो तो सभी में ऐसा लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ स्ट्रेन गेज। फिर इसके बाद देखो, आप देखोगे आपके पास ये चेंज इन, मतलब आपको लेंथ के लिए स्ट्रेन मिल गया, लेंथ के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन है, ये आपका एरिया के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, यहाँ पर क्या किया गया है कि रो के रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में और ए के रिस्पेक्ट में अलग अलग यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर डिवाइड बाई डी एक्स डी एस मतलब अपना ये स्ट्रेन है यहाँ पर। और किसके रिस्पेक्ट में पहले हम कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पर देखो ये दोनों बोथ साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट द बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो दोनों साइड आप डिफरेंस कर देंगे। पहले आप रो के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एल के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसके बाद में आप एरिया के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग इसको कर दिया गया, जैसे कि रो के रिस्पेक्ट में किया गया है, फिर इसके बाद में यहाँ पर एल के रिस्पेक्ट में किया गया है, यहाँ पर जो है एरिया के रिस्पेक्ट में किया गया और यहाँ पर आपका एल के रिस्पेक्ट में किया गया है। पर ये रो के रिस्पेक्ट में यहाँ पर किया गया है ना। तो देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपने कांस्टेंट ले लिए, यहाँ एल के रेस्पेक्ट में किया गया, हमने पी रो अपॉन ए को कांस्टेंट ले लिए, बाहर आ गया और ये एल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया है। फिर आप एरिया के रेस्पेक्ट में करोगे, देखो यहाँ पर एरिया के रेस्पेक्ट में किया गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि रो और एल यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, रो एल कांस्टेंट है। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को ये सारी चीजें? यस सर। यस सर। है ना। तो देखो अलग हमने यहाँ पर एल के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पर हमने एरिया के रिस्पेक्ट में किया और हमने यहाँ पर रो के रिस्पेक्ट में किया। तो जब हम एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा रो अपॉन ए, जब हम एरिया के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर रो और एल कांस्टेंट हो जाएगा और एरिया डिवाइडेड में है, इसको आप इनवर्स में करोगे और ए मतलब ए -1 आएगा, जब ए -1 करोगे तो ए स्क्वायर ए का पावर -2 बन जाएगा। पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमने रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, यहाँ बोथ साइड हमने यहाँ पर बोथ साइड 1/r से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 1/r से दोनों साइड में
मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये इक्वेशन दिखाई देगी। और फिर इसके बाद में आप यहाँ देखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आप जो एरिया है आर इक्वल्स टू ये होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये वैल्यू जो आपको दिख रही है आर इक्वल्स टू, तो इस वैल्यू को आप आर के प्लेस में रख देंगे, यहाँ पर आप पुट करेंगे, यहाँ पर आप आर की वैल्यू रो इंटू एल पुट करेंगे और इस आर की जगह में इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, जब ये पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, रो से रो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और ए से ए, है ना, यहाँ पर रो से ये रो और एल से एल कैंसिल आउट और ए से एक ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पॉइंट में ए बचेगा। फिर इस प्रकार से आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए जो चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें यहाँ तक? सर ये बेटा क्लियर है? हाँ सर यहाँ बोलो। PL अपॉन ए स्क्वायर क्यों आया है? ये बेटा रो है, रो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। हाँ सर रो एल अपॉन ए स्क्वायर क्यों आया है? कहाँ पर? सर वहाँ ए स्क्वायर क्यों आया है पूछ रहे हैं। यहाँ पर बेटा जब डिफरेंशिएट करोगे ए का पावर -1 था, आप ए की पावर -1 को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ए का पावर -2 आएगा। ठीक है, ओके सर। अवकलन है ना, अवकलन आपको करना होगा। यस सर। अवकलन करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर ए के पावर -2 आएगा, ये नीचे चला जाएगा तो ए स्क्वायर ये प्लस बन जाएगा। देखो है ना, ये ऊपर था ओके सर। माइनस के फॉर्म में था, इनवर्स था, तो इसको आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये स्क्वायर के फॉर्म में ए यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वही सारी चीजें हैं। और आर यहाँ पर आया, आर की वैल्यू को ये पुट कर दिए हैं, ये यहाँ पर गिवन है, देखो यहाँ से वैल्यू को हमने पुट कर दिया है यहाँ। तो इस तरह से इक्वेशन बनी है, जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको आप कैंसिल आउट कर दो और उसके बाद में आपको एक नई इक्वेशन प्राप्त होगी। ठीक है, यस सर। इतनी क्लियर है सभी को? Yes. और मैं इसके जो थ्योरी का जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, आपको Yes, sir. गूगल क्लास की थ्योरी के लिए इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट होगा। हाँ, फिर इसके बाद देखेंगे उसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल आउट करने के बाद में आपको ये इक्वेशन वहां से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको वहीं से प्राप्त होगी जो आपने पिछली स्लाइड में देखा था। ये आप जब ये कैंसिल आउट हो गया, इसको आप जब लिखेंगे तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त होगी। ठीक है, ए इक्वल्स टू आपको पता होना चाहिए, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, मतलब हम किसी कंडक्टर का बात कर रहे हैं, कंडक्टर का यदि आप देखोगे उसके फ्रंट में तो एक तरह से सर्कल की तरह दिखाई देगा। ठीक है, एक वृत्त की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो जो सर्कल होता है लेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल। बताइए भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम यदि हमारे पास डायमीटर है पूरा, हम पूरे उसकी बात कर रहे हैं सर्कल की, तो हम डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो आर की जगह में आप d/2 लिखोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो पाई d²/4 आ जाएगा। यस। ठीक है, मतलब आपको एरिया डायमीटर के फॉर्म में पाई d²/4, मतलब किसी कंडक्टर का डायमीटर, मतलब सॉरी किसी कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, पाई d²/4। आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिलेगी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, लिख लीजिए एक बार, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, बोथ साइड हमें समाकलन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया है, इसके बाद यहाँ पर ये इक्वेशन थी आपके पास, इस इक्वेशन का भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जहाँ पर डी ए मतलब डेल ए डिवाइड बाई डेल एस है, ठीक है, वहां पर इस वैल्यू को पुट करिए, ये वैल्यू मिल गई डेल ए डिवाइड बाई डेल एस, मतलब
ये वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे, जहाँ पर डेल ए डिवाइड बाई डेल एस दिया हुआ है उसको आप वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दिया इसकी जगह में। यहाँ पर आप देखो पुट करोगे तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी, 1 डिवाइड बाई आर डी आर डिवाइड बाई डी एस इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एल डेल एल डिवाइड बाई डेल एस माइनस यहाँ से देखो डी पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1d है, एक डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये इक्वेशन, ठीक है इतनी चीजें। यस सर। फिर इसके बाद में अपन गेज फैक्टर की बात करेंगे। गेज फैक्टर की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर गेज फैक्टर जो है चेंज इन रेजिस्टेंस एंड एक्चुअल रेजिस्टेंस, चेंज डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन था और पहले रेजिस्टेंस क्या था, फिर लेंथ में कितना परिवर्तन हुआ और इसमें एक्चुअल इसका लेंथ क्या था। आप इसका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से आपको गेज फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। पानी आ रहा है आंटी जी, पानी टपक रहा है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ से डेल आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको ये स्ट्रेन है ना, ये स्ट्रेन की वैल्यू होती है, ये स्ट्रेन है। रेजिस्टेंस के केस में आपको स्ट्रेन बताया गया है, तो यहाँ से आपको स्ट्रेन जो मिल जाएगा रेजिस्टेंस के फॉर्म में आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है। कलवल देखता हूँ, ठीक है। अब फिर इसको अपन इनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हुए चले जाएंगे। पानी टपक रहा है ना यार। हाँ आओ 800 रुपए रेट बढ़ रहा है। लगा लूंगा मैं। हाँ दूसरी बताना भाई उमने भाई। ये पूरा इक्वेशन ये वैसे करने की आवश्यकता नहीं है ना। ये मैंने आपको इसका प्रिंसिपल और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इन चीज़ों को इंक्लूड किया है ना। ये बहुत ज़्यादा डीपली हो जाता है और आपको ये इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और स्ट्रेन आपको पता चल गया होगा क्या है स्ट्रेन, और स्ट्रेन का यहाँ पर एक्चुअल में क्या यूज है, किस तरह से ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है, किस प्रकार से हम किसी भी मैकेनिकल या फिजिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को अप्लाई करके कैसे उसके चेंजेस को यहाँ पर हम देख पाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, ओके। ठीक है, तो मैं क्लास बेटा एंड कर रहा हूँ, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। यस सर। हाँ थैंक यू सर। इसका पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा और हाँ ओके, मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और कोचिंग मतलब आपका जो अटेंडेंस लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।